संविधान नहीं पढ़ना है। जब सिलेबस देखिएगा, इंटर में संविधान पढ़ना था 11th में, 12th में जो पढ़ना है बहुत फास्ट सिलेबस है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन सवाल देखते हैं, जो आप लोग का बोर्ड होगा 12th बोर्ड, उसमें संविधान से बहुत सवाल पूछ ले हैं और सिलेबस में है ये नहीं है। तो पहला बैच में हम संविधान नहीं पढ़ाएं, 2016 या 17 में हम शुरू किए इंटर पढ़ाना, ज़्यादा दिन से नहीं पढ़ा रहे है ना। बच्चा लोग फेल हुआ था तो उसमें पढ़ाना शुरू कर दिए थे कि चलो पास हो जाओ। संविधान नहीं पढ़ाया तो उसमें क्या हुआ, 10-12 को ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, तो उसके बाद संविधान पढ़ाया तो 97-98 नंबर आ गया। तो हर बार संविधान से ऑब्जेक्टिव में रहेगा, हो सकता है सब्जेक्टिव में ना रहे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सवाल रहेगा। 10-12 सवाल मायने रखता है। तो 10-12 सवाल ऑब्जेक्टिव का अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर आपको कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मान लिया गया संविधान नहीं पढ़ते हैं तो आगे कंपटीशन में दिक्कत होगा आप लोग को। तो एक तरह से पॉलिटी हम जो है आपको 11th और 12th दोनों पढ़ाएंगे उतना ही पैसा में, कोई अलग से नहीं कि 11th का पैसा अलग है, 12th का पैसा संविधान का अलग दीजिए और 12th के सिलेबस का अलग दीजिए, नहीं, ठीक है। तो चूंकि आप लोग को टॉपर बनाना है तो हम लोग को संविधान पढ़ना पड़ेगा। संविधान पढ़ने का फायदा, कोई भी चीज क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसका फायदा हमको पता चलेगा तो उसमें मन लगेगा, है ना। तो फायदा नंबर 1 कि आपके 12th के एग्जाम में 10-12 ऑब्जेक्टिव पूछता है कम से कम। अब तो जैसा माहौल हो गया कोरोना की वजह से एग्जाम में कैंसिल हो जा रहा है, तो हम लोग बिहार बोर्ड वाला तो कैंसिल नहीं होगा, वो क्या करेगा, हो सकता है 75% ऑब्जेक्टिव कर दे, जैसे पिछले बार कर दिया था, 80% ऑब्जेक्टिव कर दे। जब 80% ऑब्जेक्टिव कर देगा तब संविधान से ज्यादा पूछेगा। आज जे खाली 12th की तैयारी करके जाइए वो पक्का बन नंबर ना आए। ऑब्जेक्टिव 50 से तो कम नहीं करेगा, हो सकता है 75 को कर दे, 80 को कर दे, 100 में 100 कर दे, ऑब्जेक्टिव कर दे। जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव करेगा उतना ही ज्यादा संविधान इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए संविधान हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा कम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हम पूरा से पूरा आप लोगों को पढ़ाएं, A to Z पढ़ाएं, मतलब इतना पढ़ा दे कि तृतीय और चतुर्थ वर्गीय सरकारी नौकरी का भी तैयारी इसी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, गारंटी देते हैं। सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अब देखिए दूसरा बात, सरकारी नौकरी वाला तो हो ही गया, अब हम लोग इसको पढ़े कैसे। तो इसको इतना है कि अगर इसको हम पढ़ाएं, समझाएं और लिखाएं तो 6 महीना लग जाए कम से कम। तो इसका हम क्या करेंगे, नोट्स दे देंगे। जो मेरा प्रिंटिंग प्रेस वाला है उसको कोरोना हो गया, उसकी बीवी को कोरोना हो गया, उसके बाप को कोरोना हो गया, तीनों को। बाप उसका मर गया, बाकी दोनों जिंदा है। तो बापू अभी मर रही है, 12 तारीख की 13 तारीख को उसका कौन चीज होता है, श्राद्ध उराद है। तो बोला है सर 15 तारीख को फ्री होते हैं, तो आपका हिस्ट्री का नोट छप गया है, लेकिन बेचारा तले लॉकडाउन लग गया, गाड़ी वाड़ी चला नहीं, माल भेजा नहीं, और तले दूसरा दिन उसको कोरोना रिपोर्ट आ गया। अब वो चलो 3-4 दिन बाद उसकी बीवी का कोरोना रिपोर्ट आ गया, उसके बाप का रिपोर्ट आ गया। अब बेचारा इतना बुरा फंस गया कि हम उस पर दबाव बनाए कि ना हमारे भेज किताब, उचित मानवता के नाते उचित है। तो कुछ लड़के परेशान कर दिया कि ना सर कहते थे देंगे देंगे, भाई हमारा हाथ में है, इस महामारी में जान बचा लिया गया, ये बहुत बड़ा बात है। हमको तो लग नहीं रहा था कि को बचेगा को नहीं बचेगा, सच्चाई बता रहे हैं। हम तो ये 2-3 रात इतना भयभीत हो गए कि रात भर सोए नहीं, डर के मारे। थोड़ा सा खांसी हो गया था, आई बात कोरोना हो गया, इतना लोग मर रहा था कि इस बार कोरोना डेढ़वा दिया है। और सुन रहे हैं कि तीसरा लहर भी आने वाला है, ठीक है। तो तीसरा लहर का भी संभावना। तो ये देखिए पहला टॉपिक है संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान क्या है, राजतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के प्रकार, जो भी कंपटीशन में पढ़ना रहता है उसी को संक्षेप में यहाँ आपको हम पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सब देख सकते हैं आप। उसके बाद सेकेंड टॉपिक में आता है शासन की पृष्ठभूमि में संविधान निर्माण कैसे हुआ, है ना, क्या क्या कैसे अंग्रेज भारत में आया, कानून बनाना शुरू किया, कानून बनाते बनाते है ना देश पर शासन किया, और एक समय ऐसा आया कि कानून बना करके ही उस देश को आजाद करके चला गया। तो इस टॉपिक में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, संविधान कैसे बना, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेन तीसरा टॉपिक कैबिनेट मिशन योजना। यहाँ से मिलनी संविधान निर्माण का प्रक्रिया शुरू होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा देखते चलिए।
हाँ, उसके बाद आपको इस टॉपिक जैसे ये खत्म होगा, काफ़ी इससे ऑब्जेक्टिव सवाल आता है ना। उसका संविधान जो बना उसके स्रोत क्या क्या थे, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह है ना, ये सब कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, उसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से नोट्स बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। इसका हम अगर छापा नहीं तो हम ये फोटो स्टेट करा के दे देंगे, हम सोच लिए। मान ले प्रिंटिंग प्रेस वाला छाप दे तो ठीक है, जिसका संभावना नहीं है, हिस्ट्री आ जाएगा। पॉलिटी का संभावना हमको नजर नहीं आ रहा है कि आप लोगों को मिल पाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको फोटो स्टेट करा करके दे देंगे, ठीक है। तो अनुसूची पढ़ेंगे, जैसा आप लोग जानते हैं कि 12 अनुसूची है ना, कुल कितना 12 अनुसूची है, किस अनुसूची में क्या क्या बात है, तो सारा विस्तार से देख रहे हैं ना। तो इस तरीका से ये लगभग 100 से 150 पेज का नोट्स है, हर टॉपिक को इसमें कवर करने का। यहाँ पे देखिए आप पेज वाइज अगर दिखाएं आपको तो, है ना। उसके बाद आपको जैसे बताए ना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, फिर उसके बाद मौलिक अधिकार टॉपिक आया है ना। उसके बाद आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री, सब राज्य कार्यपालिका, उसका न्यायालय, पंचायत, सब कुछ, वित्त आयोग, महान्यायवादी, सब बताएंगे इसमें। इस तरीका से पूरा विस्तार से कम 15 से 20 क्लास मिनिमम आपको लगेगा, लेकिन सवाल कुछ भी पूछेगा तो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो मेन आप लोग का टॉपिक होता है वो है ये वाला, है ना। यहाँ से आपके सिलेबस में पढ़ना है, इसको हम भाग 2 नाम दिए हैं, इसमें 29 से 37 तक है। आज़ादी के बाद भारत के समक्ष उत्पन्न प्रमुख समस्याएं, ये आपका 12th का ओरिजिनल सिलेबस है। जो हम संविधान का बात कर रहे थे वह जो है 11th का है, किंतु उससे ऑब्जेक्टिव और हो सकता है सब्जेक्टिव भी आए। सब्जेक्टिव आने का संभावना नगण्य है, लेकिन ऑब्जेक्टिव गारंटीड आता है, उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, ठीक है। लेकिन यहां से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, है ना, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, सारे तरह के सवाल आएंगे। यही आपका ओरिजिनल सिलेबस है, आजादी के बाद भारत के समक्ष उत्पन्न प्रमुख समस्याएं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारा बातें उसको देखेंगे, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, है ना। पहले सिलेबस थोड़ा एक बार समझ में आ जाए आपको कि पढ़ना कितना खतरनाक है। ये सब छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये सब BA MA में पढ़ाई होता है, लेकिन आपके इंटर में ही। उसके बाद एक दलीय प्रभुत्व का दौर, ये टॉपिक का नाम है। एक दलीय प्रभुत्व का दौर का मतलब हुआ जब देश आजाद हो गया तो कांग्रेस का शासन बहुत लंबा समय तक रहा ना, तो उसी को बोला जाता है। तो वहीं देखेंगे हम लोग कि उस दौरान कौन कौन प्रधानमंत्री बना, उन लोगों की क्या क्या उपलब्धियां रही, इस सब के बारे में हम लोग यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। कौन कौन चुनाव हुआ, देख रहे हैं, पूरा प्रधानमंत्री का लिस्ट दिए हैं, है ना। कुछ प्रमुख प्रधानमंत्री के बारे में उनका जीवनी वगैरह भी बता दिए हैं। इससे काफी सवाल आपके परीक्षा में आते हैं, तो पूरा विस्तार से। उसके बाद कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां और उसका पुनर्स्थापना, तो बीच में थोड़ा बहुत कांग्रेस का स्थिति जो खराब कर दिया जनता पार्टी आकर, तो उसी को बोलते हैं कांग्रेस व्यवस्था को चुनौती मिला। लेकिन फिर से कांग्रेस अपने आप को स्थापित किया, तो कैसे कैसे क्या हुआ, इस टॉपिक में हम लोग काफी विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। उस दौरान कितना नए नए पार्टी का जन्म हुआ, है ना, कौन कौन आम चुनाव हुआ, उन सारे चुनाव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरे संवैधानिक व्यवस्था का समक्ष संकट उत्पन्न हो गया। ये जो टॉपिक है ये संविधान का टॉपिक है। संवैधानिक व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न संकट, इसका मतलब होता है देश को आपातकाल से गुजरना पड़ा, उसी को क्या बोलते हैं, संकट, संवैधानिक संकट। तो वो आपातकाल, जैसा आप जानते हैं इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगा था ना, उससे पहले भी भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध इंदिरा गांधी ने लगा दिया, तो उसी को बोला जाता है संवैधानिक व्यवस्था का संकट। इसमें हम लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा, जो इसका अध्ययन हम लोग पहले अभी संविधान में भी कर लेंगे, ठीक है। वहां देखिए संविधान में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग एक तरह से व्यवस्था, और उसका अप्लाइड, उसको लगाया कैसे, किसने लगाया, कब लगा, क्यों लगा, लगाने का तरीका पढ़ा जाएगा संविधान में, ठीक है। नियम पढ़ा जाएगा संविधान में और उसको लागू किया जाएगा यहाँ पर, है ना। तो दोनों हम लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर टॉपिक में हम लोग आए, काफी विस्तृत टॉपिक है आप लोग को, काफी विस्तृत। पॉलिटिकल साइंस कैसे इंटर का लड़का बिना पढ़े पास कर जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। इसमें जितना पढ़ना है, अगर ढंग से इंटर का सिलेबस पढ़ लीजिए तो आपका बेसिक जो है
इतना स्ट्रांग हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस का कि आपको बीए एमए में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखिए अगला टॉपिक है क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं संघर्ष। क्षेत्रीय आकांक्षाएं का मतलब हो सिंपल समझ जाइए आपको कि जैसे हर राज्य का अपना अपना जरूरत है, उसकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, है कि नहीं है। वहाँ के लोगों की अलग अलग जरूरत है, हर क्षेत्र का अलग अलग भाषा है, संस्कृति है, मतलब बहुत बहुलता अलग अलग कारणों से है, तो सबका जरूरत अलग है, तो सबका मांग क्या होगा, अलग होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, टकराव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो ये टकराव के वजह से केंद्र पे क्या असर पड़ता है, केंद्र कितना राज्य का बात मान लेगा, कुछ का नहीं मानेगा तो राज्य गुस्सा आ जाएगा केंद्र से। यही सब कहानी हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं संघर्ष में, कि कैसे स्थानीय मुद्दा को लेकर के, है ना, कि नए नए राजनीतिक पार्टी का, जैसे राजद क्या है, बिहार का पार्टी, मेनली बिहार का पार्टी, उसके बाद उसका विस्तार भले अलग अलग राज्य में हुआ, लेकिन वो उसका जन्म बिहार की समस्या को लेकर हुआ। जदयू हुआ, रामविलास पासवान पार्टी देखिए, लोजपा, ये सब क्या है, क्षेत्रीय है कि नहीं है। तो यहाँ के लोग का जो जरूरत है उसको ध्यान में रख करके, उसको उद्देश्य बना करके उसने पार्टी बनाया, तो इसी को बोलते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ठीक है, तो ये सब देखा जाएगा इसमें क्या क्या है नहीं है, इसके बारे में पूरे भारत में हर राज्य के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग गठबंधन का दौर। गठबंधन का मतलब तो आप लोग जानते हैं, जब एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में एक से अधिक दल आपस में मिल करके जो सरकार बनाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, गठबंधन का सरकार। क्लियर है ना। तो उसके कब कब शुरू हुआ, कैसे कैसे सरकार बना, दल बदल खेल, जब गठबंधन होगा तो दल बदल शुरू होगा कि नहीं। अब ये सुन रहे होइएगा कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को छोड़ के फिर से लालू यादव के साथ मिलने वाले हैं, मुकेश सहनी बीजेपी को छोड़ के लालू यादव के साथ मिलने वाले हैं। हो सकता है कि जदयू बीजेपी का गठबंधन टूट जाए और राजद सरकार बना ले बिना चुनाव के। तो इसी को दल बदल का खेल शुरू होने वाला है। तो ये क्या है, इसके लिए क्या व्यवस्था है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से इस टॉपिक में पढ़ा जाएगा। उसके बाद नए सामाजिक आंदोलन। नए सामाजिक आंदोलन का मतलब आज के समय में जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे नदी बचाओ, वृक्ष बचाओ, है कि नहीं है, या महिलाओं को लेकर के, या फिर शराब के विरुद्ध में, है ना, इसी को बोलता है, इसी को बोला जाता है क्या, नए सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो ये सब आपको काफी विस्तार से, मतलब जिसका संबंध मेनली पर्यावरण से होगा, स्वास्थ्य से, हेल्थ से होगा। जैसे शराब, नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू किया है, एक तरह से आंदोलन है। उसी तरह साउथ इंडिया में ताड़ी विरोधी आंदोलन चला था, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ सब पढ़ेंगे। ठीक है ना, नदी के बचाव, ये सब देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब देखिए, तो ये सब नए सामाजिक आंदोलन का अंतर्गत। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा अद्यतन मुद्दे एवं चुनौती। अद्यतन मुद्दे का मतलब होता है कि आजकल के मुद्दे, और जो मुद्दा है उसके समक्ष क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है ना, उसके बारे में। जैसे मान लिया गया आज पूरा विश्व, बताइए, कोरोना के वैक्सीन तैयार किया रूस, उसका नाम क्या है, स्पुतनिक। जो कोरोना का वैक्सीन बनाया रूस, उसका नाम क्या है, स्पुतनिक। स्पुतनिक को दिया ना भारत को कि लो भाई तुम अपने यहाँ लगाओ। भारत ने तैयार किया कोविशील्ड, कोवैक्सीन, है कि नहीं, अमेरिका तैयार किया, वैसे सब देश तैयार किया, सब एक दूसरे को दे रहा है, ले रहा है ना। वैसे व्यापार होता है, वैसे ही हर चीज का आदान प्रदान। तो ये आजकल का एक प्रमुख मतलब विषय वस्तु है, इसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, है ना। हाँ, वैसे पूरा विश्व क्या है, एक छत के नीचे, ऐसा माना जाता है, एक छत के नीचे आ गया है। उस छत के नीचे सारा बाजार विश्व का, माने जैसे जाइएगा कोनो मार्केट में, तो ये बताइए, भले आप मोतिहारी का कोनो मार्केट में जाइए तो वहाँ चाइना का सामान मिलता है कि नहीं, जापान के मिलेला कि ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका के मिलेला कि ना। देख रहे कहा जाए एक छत के नीचे पूरा विश्व आ गया है ना। तो इस तरीका से हम लोग इस टॉपिक में मेनली वैश्वीकरण वगैरह देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, उदारीकरण, निजीकरण, है ना, उसका मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब हम लोग काफी विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। देखिए टॉपिक आप देखिए और ये समझने का कोशिश कीजिए, ये साधारण टॉपिक नहीं है, और बिना इसको समझ के पढ़े ये असंभव है। पास करने के लिए कोई पास कर जाएगा, लेकिन उसके डिग्री का कोई वैल्यू होगा, कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि उसका आत्मा जानता है कि वो ऐसा ही पास कर गया है, होता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलने वाला है, वो कहीं बैठ के दो आदमी से डिस्कशन नहीं कर सकता है। तो अगर ढंग से तरीका से पढ़ना है, पास करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम फिर कह रहे हैं ये आपका आधार है, अगर इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो गारंटी देते हैं आप अब लक्ष्य बना लीजिए, IAS IPS बनेंगे। यही सारा टॉपिक पढ़ना है, पूरा सिलेबस यही है।
आप यूपीएससी का सिलेबस उठा के देखिए, कम से कम 30 to 40% सिलेबस आपको यहां से पढ़ना रहता है। तो ये क्या बेस है, आधार है। अगर इसको बढ़िया से पढ़ जाइएगा तो आसान लगेगा। अभी तो आप इंटर में फिर ग्रेजुएशन कीजिएगा, उसके बाद आप एलिजिबल हुईएगा, तब तक आप बहुत कुछ पढ़ लीजिएगा कि नहीं पढ़ लीजिएगा। तो यहीं से शुरू किया जाता है, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग देखते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था। आजादी के बाद राजनीति देख रहे थे, अब अर्थव्यवस्था पढ़ना है पॉलिटी में। हाँ, सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए, भारत गांव का देश है, गांव के विकास के लिए किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो आप जानते हैं, आप लोग सुने होइएगा कि हाँ, आजादी के बाद भारत को विकास के पथ पे आगे बढ़ाने के लिए, गांव की जरूरत को पूरा करने के लिए, देश के युवाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए, वृद्ध बच्चा है ना, स्त्री, पिछड़ा अगड़ा है ना, गरीब अमीर संपन्न, सबको लेके चलने के लिए कहा कि नहीं, हम जो अर्थव्यवस्था अपनाएंगे वो नियोजित अर्थव्यवस्था होगा, यानी पंचवर्षीय योजना है ना। और उसी को पंचवर्षीय योजना को लागू कर करके देश को आगे बढ़ाया गया। उसके लिए योजना आयोग है ना, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। जैसा जानते हैं आप लोग की योजना आयोग को अब खत्म करके उसके जगह पर नीति आयोग है ना। तो ये सब का अध्ययन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे, ठीक है ना। इस तरह हर पंचवर्षीय योजना में देखेंगे कि क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया, क्या उपलब्धि रहा है ना, क्या कमी रह गया, क्यों फेल हो गया है ना। ये सब चीज हम लोग सब कुछ इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे इस योजना में, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब पहले सिलेबस खाली देखिए कि कितना सिलेबस हम लोग का व्यापक है, विस्तृत है ना। इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद देखिए, अब देखिए हम बताते हैं आपको, अभी बाकी है सिलेबस आपका खत्म नहीं हुआ, पूरा संविधान बताएं, ये बताएं। अब देखिए क्या पढ़ना है। अब हम लोग को पढ़ना है आपके सिलेबस में भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। माने भारत का विदेशों से संबंध, माने भारत का अमेरिका से, चीन से, रूस से, ब्रिटेन से, जापान से। अच्छा, कुछ ऐसा शक्ति पढ़ना है अकेले न्यूट्रल, जैसे अमेरिका के बारे में विस्तार से पढ़ना है, जितना सुपर पावर कंट्री है उसके बारे में पढ़ना है, यूएनओ के बारे में पढ़ना है। तो इतना व्यापक सिलेबस है। देखिए, भारत के विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग 3 है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग का पहला टॉपिक शीत युद्ध हम बनाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसको वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, दो देशों के बीच कौन सा युद्ध शुरू हो गया? शीत युद्ध। वो शीत युद्ध का क्या असर पड़ा? उस समय बहुत से देश आजाद भी हुए। आजाद देश बोला कि ना हम इन्हें रहें ना उन्हें रहें, हम अपन अलगे रहें, गुट निरपेक्ष रहें, है ना। तो ये सब हम लोग देखेंगे। शीत युद्ध काल में बहुत ऐसा घटना घटा जिसको वजह से लगा कि अब फिर तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। लेकिन मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, मानना पड़ेगा, जब देखा कि बहुत बड़ा संकट है तो कोई पीछे हट जाता था, जिसके वजह से तीसरा युद्ध होने से बच जा गया, ठीक है। अब ये देखिए, इजराइल वगैरह में संघर्ष जो हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं इजराइल 2 कदम पीछे हटा बाद में, जबकि जान रहा था कि वो चाहता तो बर्बाद कर देता हमास को, लेकिन फिर भी पीछे हट के शांति व्यवस्था को स्थापित किया कि नहीं किया। तो इस तरीका से तो बहुत बार ऐसा अवसर आया है 1945 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी, लगा कि विश्व में फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, ऐसा अवसर। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि अब विश्व के ज्यादातर जो देश हैं वे काफी बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठा रहे हैं, है कि नहीं। तो इसको हम लोग यहाँ पे विस्तार पूर्वक देखा जाएगा। शीत युद्ध काल में कैसे कैसे बहुत सारा सैनिक संगठन बना, जिसका नाम है नाटो, सीटो, सेंटो, वर्सा पैक्ट, है ना। ये सब आपको यहाँ विस्तार से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। उस शीत युद्ध काल में यूट्यूब विमान कांड हुआ था, जिसके बाद लगा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ था, है ना। उस स्वेज संकट उत्पन्न हुआ था, है ना। लेकिन अंततः क्या हुआ कि सोवियत संघ टूट गया, शीत युद्ध खत्म हो गया, है ना। तो इस तरीका से हम लोग इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे शॉर्ट लॉन्ग सब तरह के सवाल आते हैं और काफी विस्तार से बताएंगे कि इसका स्थापना कब हुआ, क्यों हुआ, उसका उद्देश्य क्या है, उसका संविधान क्या, उसका झंडा क्या है, उसकी संयुक्त यूएनओ का मान्यता प्राप्त भाषा कौगो है, किस किस भाषा में काम होता है, उसका घोषणा पत्र क्या है ना। इस तरीका से इसके बारे में, इसके कितने अंग हैं, सारे अंग के क्या क्या काम हैं, उसमें कौन कौन देश शामिल रहता है, किस देश को क्या वोट देने का अधिकार है, वीटो पावर क्या है, ये सारे। उसके अलावा यूएनओ के अंतर्गत बहुत सारा अन्य संगठन है, जैसे यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ है ना। जैसे अभी डब्ल्यूएचओ का खूब जिक्र सुन रहे होंगे इस कोरोना काल में, डब्ल्यूएचओ ने मान्यता दिया, डब्ल्यूएचओ ने नोटिस किया, डब्ल्यूएचओ ने ये किया,
है ना। तो ये सब वैश्विक स्तर की, देखिए ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। ये जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे बच्चा टाइप का बुद्धि रखिएगा तो मेरा बात आपको नहीं समझ में आएगा। ब्रॉड, अभी आप ये सोचिए कि हमको सब कुछ आता है, पहले बी पॉजिटिव, है ना, और नहीं आता है तो हम सीखेंगे क्या। ये आखिर हम आदमी न है, ये सारा घटना आदमी ने घटा रहा है, आदमी ने झेल रहा है, आदमी ने उपाय कर रहा है। तो हमहू तो आदमी हैं, तो हमहू जब हमनी के आदमी बने तो हमनियों के तो समझ सकता नहीं, तनका देरे से समझ में आई, समझ में तो जरूर आई, है ना। तो ये मत समझिए कोई बहुत बड़ा सर हाथी घोड़ा, ये आपका सिलेबस है, कौन हम इसमें बनावटी नहीं है। आप सिलेबस तो देखे नहीं होंगे, देखिएगा तब ना पता चलेगा। तो इस तरह का हम लोग ये सब चीज इसमें यूएनओ के अंतर्गत जितने भी गैर WTO ये सब ILO वगैरह सब के बारे में हम लोग यहाँ विस्तार पूर्वक देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद निशस्त्रीकरण और परमाणु प्रसार, जैसे जैसे शीत युद्ध काल में लगा कि ना युद्ध हो जाए, तो पहले वाला देखिए, पहले के आदमी जब एगो मैंने था ना कि जैसे पहले जब दुनिया बहुत विकास करने लगा तो क्या मारपीट होता था, तो पत्थर उठा के मारता था, धीरे धीरे चोख वाला पत्थर खोजे, है नु। अब बाहुबली में कौन चीज फेंक रहा है, पत्थरे ना फेंक रहा है, फिल्म देखे हैं ना। तो पहले के जमाना का है तो उसमें पत्थर फेंका, फिर रामायण में देखिएगा तो तीर धनुष आ गया, अग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, हई शास्त्र, हौ शास्त्र, है ना। उसके बाद धीरे धीरे बंदूक आया, बड़का बड़का एनफील्ड राइफल, है ना। उसके बाद AK-56 आया, है ना। ऐसे करते करते आज क्या आ गया, परमाणु बम आ गया। अब परमाणु बम आ गया तो मान लीजिए वो पत्थर चलाई तो एक गोला के लागी, वो मरी तो ना, मुड़ी उड़ी फूटी। चाकू चलाई तो एक गोला के लागी, है ना। गोली चलाई तो एक गोला के लागी, लेकिन पक्का मरी, ए टाइप के। अब AK-56 में 56 गोला मरी, उसमें एगो पहले के बम रहे तो बम फूटी तो 10-12 गोला मरी। अब परमाणु बम आयल पूरा मोतिहारी उधिया जे एके बेर में, तो खतरा बढ़ल कि ना बढ़ल। आ एमे गुस्सा के कंट्रोल ना करल जाए तो परमाणु बम चल जाए कि ना चल जाए। तो इस सब के वजह से विश्व में एगो डर समा गया कि भाई सब लोग के पास हथियार वैसा नहीं थे, लेकिन ओकर प्रयोग ना करल जाओ। उहे ना करे खातिर एकरे कहल जाला निशस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार करना है, उसका फैलाव को रोकना है। नहीं तो भाई टेंशन तो सबके बीच होता रहता, ऐसा थोड़े है। तो टेंशन हो तो तू परमाणु बम चला देबो। जैसे मान लिया कुछ ऐसे बेहुदा देश है जैसे उत्तर कोरिया, जैसे पाकिस्तान, इस सब के पास उतना ये नहीं, खोने के लिए अपना कुछ नहीं ना देखते हैं, जरा पास खोएला ना कुछ रहेला कोने का मारत रहेला। अब डोम से आप जाइएगा झगड़ा करे तो डोम आपको मार दे 2 चाटा, आप उसको 50 चाटा मारिएगा तो लोग आ गए डोमो से पिटल है। तो वह हाल बा पाकिस्तान के, उत्तर कोरिया, इस सब टाइप के देश के, ओकरा पास तो खोएला कुछ नहीं खे, वो तो लंगई से डेढ़वाई जाते बोलबा तो बम पटक दे, हम बुझ लिया। अब हमनी भारत, अमेरिका, ये सब ऐसा जिम्मेदार देश है, इसके पास खोने के लिए सब कुछ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शांति से बात करना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी देखते हुए सरकार झुक जाता है, हम लोग को, देश को लोग को गुस्सा आता है, कैसे झुक गई यार, तू काहे झुक गई, हमने कौन सी में कम बनी, तू कुछो में कम नहीं खस। लेकिन अगर उहे को बम चला दी तो ना समनी के ज्यादा होई। गाँव में झगड़ा होला तो जौना लगे कुछो ना रहा बड़ा फोंकेला, जरा बहुत कुछ रहा चुप रहेला। काहे चुप रहेला, कह जानता कि अगर हम बोले में अगर वो एक हाथ मारी तो हमारी इज्जत चल जाए, हम ओकरा लातियेबो करम तो ओकर इज्जत ना जाए, क्या लतखोर बाबू, है कि नहीं। तो बुद्धिजीवी जितने देश थे सब लोग सोचा कि ना भाई गड़बड़ काम ना, यानी परमाणु और बाणु खतरनाक जो हथियार बा ओकरा पर कंट्रोल करे खातिर, तो उस समय भी आया, ठीक है। इसी में हम लोग इसका अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, पूरा विस्तार पूर्वक, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें देखें कौन कौन समझौता हुआ, क्या हुआ। शीत युद्ध के बाद, जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद विश्व में अन्य देशों से क्या क्या रिलेशन रहा, है ना, क्या सोच बदला। अब हुआ कि भाई युद्ध से दुनिया ना चलेला, व्यापार व्यवसाय पर बल दिया जाने लगा, है कि नहीं है, आपस में सहयोग करने पर बल दिया जाने लगा। वह सब के बारे में हम लोग यहाँ विस्तार से पढ़ा जाएगा, ठीक है। इस तरीके देखिए आप ये समझने का कोशिश कीजिए। उसके बाद हम लोग भारत की विदेश नीति में देखेंगे, सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो वो विश्व के देशों के साथ कैसा कैसा नीति अपनाए, भारत को कैसे आगे बढ़ाएं, सबके साथ अच्छा संबंध, सहयोग, ये सब किए ना। तो इसी को बोलते हैं नेहरू युग। तो नेहरू युग में देखा जाएगा कि उन्होंने कैसे शीत युद्ध चल रहा था उस समय, जिस समय प्रधानमंत्री थे, फिर भी उससे अपने आप को अलग रखे, गुटनिरपेक्ष देश का गुट बनवाएं, उसमें शामिल हुए, उन देशों से सहयोग लिए, एक तरफ अमेरिकों से सहयोग लिए, रसियों से लिए, सब से लेकर के अपने देश को मजबूत किए। गुटिये राजनीति से अलग रहें, कहें कि ना हम गुरुबाजी ना करें,
है ना। तो उसी को नेहरू युग के अंतर्गत ये सब हम लोग को पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, ठीक है। उस दौरान उन्होंने शांति की नीति का, उसके बाद हम लोग अब भारत का साथ कुछ देश के संबंध में, जैसे भारत पाकिस्तान जानते ही हैं, भारत का टुकड़ा है वो, लेकिन अपना आपको का जाने का समझता है, तो उसके साथ देखा जाएगा क्या क्या काहे झगड़ा शुरू हुआ, वो क्या चाहता है, वो कौन सी मांग करता है, हम लोग उसको क्या क्या दे दिए, फिर भी भूखड़ आदमी, भिखमंगा आदमी काका हमनी से तंग करता है, काहे परेशान करता है ना। तो भारत पाकिस्तान देखा जाएगा। उसके बाद आपको लंबा टॉपिक है, जितना लड़ाई वड़ाई हुआ था, है ना, सब के बारे में हम लोग देखें, जितना प्रधानमंत्री गए बात किए, फिर उस तरह भारत चीन संबंध, भारत के साथ चीन का क्या क्या रिलेशन है, ये सब हम लोग यहाँ देखेंगे। उसके विश्व के कुछ प्रमुख देशों की विदेश नीति स्वतंत्र रूप से देखेंगे, मतलब अकेले अकेले, इसमें अमेरिका देख लिया जाएगा, है ना, इस तरीका से आपको रूस देख लिया जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश से भी देखा जाएगा, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, है ना, भारत नेपाल, है ना। उसके बाद भारत का जो परमाणु के प्रति क्या नीति है, बम भारत के पास भी है, तो क्या कहता है कि पहले वार हम नहीं करेंगे, हम परमाणु बम शांति के लिए बनाए हैं, तो कहते शांति, बम रख के शांति की बात करता रहा, तो हाँ बमे रख के शांति की बात करल जाला, है ना। तो इसमें कैसे होता है, क्या होता है, कब कब परमाणु विस्फोट हुआ, इसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कुछ क्षेत्रीय संगठन, जैसे सार्क का नाम सुने होइएगा, है ना, एशियान, ये सब क्षेत्रीय संगठन के बारे में हम लोग, यूरोपीय यूनियन, सार्क देख रहे हैं ना, इसके बारे में हम लोग का कब गठन हुआ, कितना देश सदस्य है, उसका कब कब मीटिंग होता है, उस मीटिंग में क्या क्या पास हुआ, उसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा। इस तरह से आपका ये सिलेबस है, तब जाके पॉलिटी खत्म होगा। पूरे पॉलिटी को ढंग से पढ़ने के लिए कम से कम 2 महीने का समय आपको देना होगा, जबकि लिखाएंगे नहीं, ऐसा ही नोट्स आप लोग को हम दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग कल से विधिवत रूप से इसको शुरू किया जाएगा। आज के लिए इतना, चलिए धन्यवाद।